हेलो, स्वागत है आप सभी का द ऑलिव एकेडमी में। आज हम इसमें देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसमें हम फिजियोलॉजी करेंगे। फिजियोलॉजी के साथ साथ मैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपको स्टेट एग्ज़ाम और सेंट्रल एग्ज़ाम में और ऑटोनॉमस बॉडीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं नर्सेज के लिए, मेडिकल के लिए, उसमें हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने बता दिया था फर्स्ट पार्ट में। हाँ, वो चाहो तो आप देख सकते हो, वो आई कार्ड में ऊपर लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो इसमें फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है जैसा कि यहाँ पे नोटेबल है। और ये अगर लेफ्ट लोब को हटा के देखेंगे तो यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर्स होता है, जो कि कार्डिया, जो स्टमक का पार्ट है, उसको और ईसोफेगस को कनेक्ट करता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये है T11 लेवल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर्स? ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? T11 वर्टिब्रा। ये अब इसी क्वेश्चन को देखिए, कितनी तरह से मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे पूछ सकते हैं। आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज होंगे बस। वेयर इज द प्लेस where esophagus meet or enters into stomach? कौन सी जगह है जहाँ पे जो ईसोफेगस है वो स्टमक से मिलती है या फिर स्टमक में एंटर करती है? सेम आंसर, T11। ओके, कार्डियक sphincters situated on which level of vertebra? सेम आंसर, T11। कार्डियक स्फिंक्टर्स कौन से वर्टिब्रा के लेवल पे प्रेजेंट होता है? तो वो है कार्डियक स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, जिसको तीन तरह से मैंने बताया कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टमक है, ये स्टमक का लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर है, और ये ग्रेटर कर्वेचर है। ये स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है। ये कार्डियक पार्ट है स्फिंक्टर्स का, वो फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। कई बुक्स में आप नोटिस करेंगे तो कई बुक्स में ऐसा होता है कि ये पार्ट कार्डियक कहलाता है, वैसे मोस्ट यही पार्ट होता है। कई बुक्स में ये पार्ट कार्डियक कहलाता है। तो इसके बेसिस पे स्टमक के 5 पार्ट होते हैं। पहला ये कार्डिया होता है, एक मिनट क्लियर, ये पार्ट कार्डिया होता है, कार्डिया। लीवर को मत समझ लेना, लीवर नहीं, लीवर को ऐसा लेफ्ट लोब को भूल जाइए, जैसे मैथ में करते हैं माना कि,
तो माना कि यहाँ लेफ्ट लोब है ही नहीं, तो ये जस्ट स्टमक दिखेगा। तो ये पार्ट आपका कार्डिया है। कौन सा है? कार्डिया। ओके, ये पार्ट आपका बॉडी है, बॉडी। ये पार्ट आपका फंडस है। क्या है? सॉरी, फंडस। ये है पाइलोरस पार्ट। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा चला गया। ये है आपका पाइलोरस पार्ट। ठीक है, तो ये तो है पाइलोरस एंट्रम। ये जो चौड़ा हुआ भाग है ये है पाइलोरस एंट्रम। एंट्रम, पाइलोरस एंट्रम। और ये जो नलिका नाम नुमा संरचना है, जो नली जैसी है, ट्यूब जैसी है, वो है पाइलोरस कैनाल। यहाँ पे पाए जाते हैं पाइलोरस स्फिंक्टर्स। पाइलोरस स्फिंक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन, स्टमक connect to duodenum through which sphincters? कौन से स्फिंक्टर्स हैं जो स्टमक को डिओडिनम से जोड़ते हैं? या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिओडिनम और स्टमक के बीच कौन सा स्फिंक्टर्स पाया जाता है? तो वो है पाइलोरस स्फिंक्टर्स। ओके, उसके बाद नॉर्मली ये डिओडिनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है, ये सीकम वाला पार्ट है। यहाँ पे इलियोसिकल वॉल्व पाया जाता है जो कि कनेक्ट करता है इलियम को और सीकम को। तो इसलिए इसको इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। हिंदी में आपने संधि पढ़ा होगा, तो इसकी संधि करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इलियोसिकल। ठीक है, ये इलियोसिकल वॉल्व होता है यहाँ पे, जो इलियम और सीकम को कनेक्ट करता है, जिसके से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। देन ये ऊपर चढ़ता हुआ कॉलोन है, तो इसको असेंडिंग कॉलोन, ये ट्रांसवर्स पोजीशन में है ट्रांसवर्स कॉलोन, ये नीचे उतर रहा है इसलिए डिसेंडिंग कॉलोन, ये एस शेप में इसलिए इसको सिग्मोइड कॉलोन, और ये रेक्टम है आपका, ये एनाल कैनाल हो गई, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स ऑफ एनस हो गया। ठीक है, तो ये हो गई एक आपके लिए मोटी मोटी सी जानकारी के इसमें क्या होता है। और थोड़ी सी, ये पैंक्रियाज है, ये पूरा यहाँ से, ये पूरा ये पैंक्रियाज है, गौर से देखिए दिख जाएगा। ओके, ये स्प्लीन है, और ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से बाइल आता है, यहाँ से बाइल आएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होएगा, जब खाना आएगा गॉल ब्लैडर से जाएगा सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ से ये आएगा, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी के थ्रू ये डिओडिनम में डाल दिया जाएगा। पैंक्रियाटिक सिक्रेशन और गॉल ब्लैडर से बाइल जो है वो आपके स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी के थ्रू डिओडिनम में डाल दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम बढ़ते हैं, खाना लाते हैं। तो ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा बस, ड्राइंग के ऊपर जज मत कीजिए। तो ये होगी, ये है आपकी ओरल कैविटी, ये आपकी ओरल कैविटी है, ये इसोफेगस जा रही है,
छोड़ो यार। ये आपकी ओरल कैविटी है। ओके, ये इसोफेगस जा रही है यहाँ से, ये इसोफेगस है, ये फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये फेरिंग्स है। ओके, तो यहाँ से चलो खाना लाते हैं। दिस इज अ वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मोस्टली सबको ही पसंद आता है, कुछ लोगों को छोड़ के। अब जो लोगों को जो पसंद आता है वो सपोज कर सकते हैं, माना कि पिज़्ज़ा है, बर्गर पसंद है तो बर्गर है, इडली सांभर डोसा जो भी आप खाना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे हम खाना अंदर लेते हैं, खाना ओरल कैविटी में आता है, पिज़्ज़ा आ गया ओरल कैविटी में। यहाँ पे एक तो होती है टंग, ये टंग है, और ये है टीथ, जिनकी मदद से हम इनको पिज़्ज़ा को चबाएंगे। ओके, और टंग की मदद से हम पिज़्ज़ा को पूरी ओरल कैविटी में इधर से उधर घुमाएंगे। ओके, जैसे ही पिज़्ज़ा आता है, यहाँ पे सिचुएटेड होती हैं पैरोटिड ग्लैंड। शेप ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करेक्ट है जो मैं बना रहा हूँ, बस यहाँ पे रहती हैं। ओके, और एक रहती है सबलिंगुअल। 3 सैलिवरी ग्लैंड होती हैं ओरल कैविटी में। ये होती है सबलिंगुअल जो टंग के जस्ट नीचे होती है, और एक होती है मैंडिबल के जस्ट नीचे। ये मैंडिबल आपका हो गया, तो अगर इसको माने कि ये मैंडिबल है, ओके, ये मैक्सिलरी, ये मैक्सिला। ओके, तो यहाँ पे मैंडिबल के जस्ट नीचे यहाँ पे आपकी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये आपकी टंग हो गई, मान लीजिएगा। देखो मेरे को ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं आती मैं, ठीक है। यहाँ पे होती है सबलिंगुअल, नाम से ही पता चलता है, सबलिंगुअल टंग के नीचे, सब मैंडिबुलर मैंडिबल के नीचे, और ये पैरोटिड होती है। ठीक है, तो इनमें से आता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या आता है? सलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। और ये जो होता है, ये डाइजेशन करता है, डाइजेशन करता है किसका? कार्बो सॉरी हाइड्रेट्स का। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ? ओरल कैविटी में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? ओरल कैविटी में स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे नेग्लेक्ट कर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और ये कैसे करता है, किस किस पार्ट में टूटता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये सलाइवरी ग्लैंड से आया टाइलिन, टाइलिन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको प्रोनाउंस टाइलिन किया जाता है। तो ये टाइलिन आया, जिसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, एमाइलेज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ता है? तो डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन, माल्टोज, सॉरी माल्टोज और ग्लूकोज में ये तोड़ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन ओरल कैविटी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ये स्टेट एग्जाम में, और सेंटर में भी बहुत पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब थोड़ा सा टीथ और टंग के बारे में जान लेते हैं। जो टीथ है, जो टीथ हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले आते हैं टेम्परेरी, और दूसरे आते हैं परमानेंट। जो टेम्परेरी होते हैं वो
इस फॉर्मूले में आते हैं 2012। इसको याद रखने के लिए 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, ठीक है। क्या 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, ठीक। और परमानेंट टीथ जो आते हैं वो 3212 में आते हैं, ओके। तो यानी इसमें 12 और जोड़ना है। तो 2012 में ख़त्म हो रही थी, उसमें 12 आगे प्लस करना है, पीछे मत कर देना कहीं 2024 कर दो, आगे प्लस करना है। यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 3224, ठीक है। 32 12, सॉरी 32 12 आ जाएगा, यानी कि ये आपके परमानेंट टीथ की काउंटिंग हो गई, ठीक है। ठीक है, ये आपकी टीथ की काउंटिंग हो गई। तो अब टीथ आ तो गए, लेकिन आते कहाँ से हैं वो भी देख लेते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये एक्टोडर्म से बनते हैं। एक्टोडर्म जर्म लेयर होती है, वो भी बताएंगे आपको कैसे, कौन कौन सी जर्म लेयर होती हैं, वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे जब हम डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी कराएंगे, डेवलपमेंट इन बूम कराएंगे, तब आपको पूरा बताया जाएगा कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। अभी के लिए बस इतना होता है कि एक तो एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है, और एक मीजोडर्म होती है। अब किससे क्या निकलता है वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना, एक्टोडर्म से टीथ जो है वो एक्टोडर्म से निकलते हैं। आपने सुना होगा कि एनेमल नाम का एक वो होता है, कि एनेमल नाम की लेयर, एक एनेमल लेयर पाई जाती है टीथ पे जो उसको मजबूत बनाती है। डेंटिन होता है ना। और एक होता है डेंटल सैक। क्या होता है, डेंटल सैक, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देते हैं। इनेमल टूथ में, ठीक है, टूथ के 3 पार्ट होते हैं। पहला इनेमल, दूसरा डेंटिन, और तीसरा है डेंटल, सॉरी डेंटल सेक, या इसको फॉलिकल भी कहते हैं, फॉलिकल भी कहते हैं। अब इनेमल कहाँ से आता है, इनेमल आता है एमेलो ब्लास्ट सेल से। कौन सी सेल से इनेमल बनता है, एमेलो ब्लास्ट सेल से, जो कि जिसे कि इनेमल एपिथेलियम भी कहते हैं, इनेमल एपिथेलियम, ठीक है। डेंटिन, डेंटिन आता है ओडेंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट नाम की सेल होती हैं, उनसे ओडेंटोब्लास्ट आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा बहुत टंग के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा बहुत टंग के बारे में देख लेते हैं, टंग क्या है। हेल्प तो बहुत करती है, थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं क्या है टंग, ठीक है। टंग, सबसे पहले ओरिजिन, टंग का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दोनों से ही टंग का ओरिजिन होता है, ओके। अब एक्टोडर्म, वो सॉरी, टंग पे पैपिला पाए जाते हैं। पैपिला जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ये आपकी मैं टंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी टंग है,
ये आपकी टंग है, ठीक है। अब इसमें पेपिला देखते हैं हम। पहला आता है सरकमवैलेट। सरकमवैलेट पेपिला पाए जाते हैं, वो कुछ इस तरह जमे होते हैं यहाँ लास्ट में, ठीक है। ये सरकमवैलेट पेपिला है। ये 8 से 10 काउंटिंग में, सॉरी 8 से 12 होते हैं काउंटिंग में, जिसपे हर एक पे कम से कम 100 टेस्ट बर्ड्स, जिनसे हम स्वाद लेते हैं खाने का, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। उसके बाद आते हैं, ये फर्स्ट नंबर हो गए पेपिला। दूसरे दूसरे सेकंड जो होते हैं वो होते हैं फॉलिएट। कौन से? फॉलिएट, जो कि साइड्स में होते हैं। ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, यहाँ पे फॉलिएट पेपिला पाए जाते हैं, जो कि नाम मात्र के होते हैं, इनका इतना काम नहीं होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो है ये, पहला है फंगीफॉर्म, पेपिला में थर्ड नंबर, लेकिन इंपॉर्टेंट, सर्कमवैलिड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है आपका फंगीफॉर्म, जो कि टिप पर पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं टिप पर। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं? जो आपका पिंकिश कलर आता है, जो पिंकिश अपीयरेंस आता है टंग का, वो इन्हीं की वजह से आता है, फंगीफॉर्म पेपिला की वजह से, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन, कि टंग के पिंकिश अपीयरेंस के लिए कौन से पेपिला रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये है फंगीफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत हैं, स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंटिन्यू देखिएगा। ये चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। टंग में कौन से पेपिला होते हैं जिनकी वजह से टंग का अपीयरेंस पिंकिश हो जाता है, पिंकिश, ठीक है। तो वो कौन से हैं? फंगीफॉर्म पेपिला। अब चौथे नंबर के जो पेपिला हैं वो है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पेपिला, ओके। ये मिड में होते हैं, ये सारे मिड में होते हैं फंगीफॉर्म पेपिला, ओके। और इन पे भी क्वेश्चन है। ये क्या करते हैं? ये वाइटिश अपीयरेंस देते हैं टंग को, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया आपका, 5 है, 8 मत समझ लेना, फिर बोलोगे झूठ बोल रहे हो। ये रहा टंग का वाइटिश जो अपीयरेंस है, कैसा? फंगीफॉर्म, सॉरी फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, which papilla responsible for whitish appearance of tongue। तो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये पांचवा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, पांचवा पांचवा क्वेश्चन है, और इसका आंसर है, क्या आंसर है? फिलीफॉर्म, ठीक है, फिलीफॉर्म आंसर है। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो ओरल कैविटी, ठीक है, और ये आपकी यहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये ईसोफेगस और ओरल कैविटी को कनेक्ट करने का काम करता है, ये फेरिंग्स होता है। ये दोनों में ही दोनों में ही काम करता है, दोनों में ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि जो नेजल, जो नेयर्स हैं,
इंटरनल स्फिंक्टर्स ऑफ नेयर्स हैं वो फेरिंग्स में ही आके खुलते हैं, उस रीजन को नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और जो ओरल कैविटी में जो खाना वाना ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। मतलब फेरिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, और दूसरा है ओरोफेरिंग्स। दूसरा कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। ओके। थ्रोट जो बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, थ्रोट, वो इसी को बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईसोफेगस। और ईसोफेगस में बढ़ने से पहले क्या है कि मुंह में जो खाना है ये जो ओरल कैविटी में जो खाना है उसको टंग की मदद से, दांतों की मदद से चबा के और टंग की मदद से उसको और फेरिंग्स के थ्रू, फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में धकेल दिया जाता है। ये ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस कहाँ होती है? ईसोफेगस मीडियास्टाइनम में होती है, ट्रैकिया के बैकवर्ड होती है, वर्टिब्रा के आगे होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है जिसके अपर पार्ट में स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट में इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। यहाँ से पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होता है जो कि खाने को आगे धकेलने का काम करता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में दो होते हैं, दो तरह के मूवमेंट होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, एक तो जो नॉर्मली चलता है, ठीक है, फॉरवर्ड होता हुआ। ठीक है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ऐसे चलेगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऐसे चलता है, ऐसे, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जिससे खाना आगे धकेल दिया जाता है। ठीक है, और एक होता है सेगमेंशन। कौन सा होता है? सेगमेंशन। इसमें क्या होता है, ये ट्यूब है, इसमें इधर से प्रेशर लगता है ऊपर से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से चलता है, मतलब ये इधर से प्रेशर डालता है, ठीक है, ऊपर से आता है। ये मूवमेंट होते हैं दो तरह के। ठीक है, जब आप किसी बड़ी बुक में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ईसोफेगस हो गया। अब क्वेश्चंस की भरमार देखो। ईसोफेगस आया, ठीक है, ईसोफेगस कहाँ पे होता है? मीडियास्टाइनम में होता है, ट्रेकिया के पीछे होता है। तो वो जो होती है वो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, या सॉरी थोरेसिक कैविटी, सॉरी, प्लूरल कैविटी में तो लंग्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी में से होके ये निकलती है। थोरेसिक कैविटी का जो मीडियास्टाइनम पार्ट है ट्रेकिया के पीछे होते हुए ये डायफ्राम के थ्रू, डायफ्राम के थ्रू एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। सबसे पहला क्वेश्चन ईसोफेगस। ठीक है, और वैसे हमारा छठवां क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन। ईसोफेगस कौन से लेवल पे डायफ्राम में एंटर करती है? ठीक है, ईसोफेगस कौन से लेवल पे डायफ्राम में एंटर करती है? डायफ्राम में एंटर करती है T10 लेवल पे। थोरेसिक वर्टिब्रा 10वीं के लेवल पे ये डायफ्राम में एंटर करती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ईसोफेगस है वो कौन से लेवल पे, कहाँ पे वो सॉरी स्टमक में एंटर करती है। स्टमक में एंटर करती है T11 लेवल पे। कहाँ? T11 लेवल पे। ओके, और कौन से स्फिंक्टर्स होते हैं ईसोफेगस और स्टमक के बीच में? तो वो है कार्डियक स्फिंक्टर्स।
कार्डियक स्फिंक्टर्स। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन हो गया आपका 7वां। ध्यान दीजिएगा 7 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको अभी तक। ठीक है, और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये फिजियोलॉजी की सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत। फिजियोलॉजी तो अब स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं स्टमक में। ये डियोडिनम है ना, ये डियोडिनम है, स्टमक है। अब यहाँ पे जैसे ही खाना पहुंचता है तो डाइजेशन किससे हुआ? एंजाइम से और हार्मोन्स जो एंजाइम को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। स्टमक के बारे में तो आपको सबको पता है, जे शेप ऑर्गन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, जे शेप्ड ऑर्गन कौन सा है या फिर स्टमक का शेप कौन सा है। ठीक है, ये लो एक और क्वेश्चन ले लो। 8वां क्वेश्चन हो गया, स्टमक का शेप कौन सा है? स्टमक का शेप है ना, या फिर जे शेप ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो क्या हो गया आंसर? आंसर होगा ये भाई साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यही है, इनका नाम है स्टमक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूरो रेगुलेटर्स बताऊं, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। चलो बता ही देते हैं। न्यूरो रेगुलेटर्स जो कि सिक्रीशन करवाते हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। सबसे पहला आता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, इसको स्टिमुलेशन क्या होता है? कौन सी चीज इसको स्टिमुलेट करती है? वो होती है खाने की गंध। और खाने को जब चबाते हैं तो ये हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनको ऑर्डर देते हैं, उनके पास पहुंचते हैं पत्र लेके या जो भी, मतलब जिस भी तरीके से। ठीक है, ये पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं चलो शुरू हो जाओ, सोना बहुत हो गया, अब काम करो। ओके, तो इस तरह से ये इनको स्टिमुलेट करते हैं। अंडरस्टूड? तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ये आके उनको बोलते हैं, अब इनका ऑर्डर कोई टाल नहीं सकता, ये है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो अपना सिक्रेशन इंक्रीज कर देती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन इंक्रीज कर देती हैं। और इंक्रीज करके सिक्रीशन में क्या क्या आता है वो हम अभी देखेंगे, वो भी हम आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो तरह की सेल्स, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक की चीफ सेल्स। सेल्स का नाम क्या है? चीफ सेल्स। और चीफ सेल्स से क्या आता है? पेप्सिनोजन। क्या आता है? पेप्सिनोजन। क्वेश्चन नंबर 9, पेप्सिनोजन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन? तो कौन सी? गैस्ट्रिक चीफ सेल्स या फिर चीफ सेल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, अब आती हैं दूसरी सेल्स, वो हैं पेराइटल, पेराइटल सेल्स। इनसे क्या आता है? इनसे आता है HCl। अब HCl आएगा ना, तो ये हो गए पेप्सिनोजन महाशय, लेकिन ये है निष्क्रिय, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो HCl आए हैं, जो उनके पड़ोसी हैं पेराइटल सेल से आए हैं, वो जाएंगे और पेप्सिनोजन से मिलेंगे। जैसे नहीं होता दोस्त दोस्त को भड़काता है, तो ये ऐसे ही करते हैं, है ना। तो ये इनको एक्साइट करेंगे, तो ये पेप्सिनोजन साहब बदल जाएंगे पेप्सिन, अपना नाम चेंज कर लेंगे, फिर रख लेंगे पेप्सिन। अब फिर क्या करेंगे, फिर ये आ जाते हैं पूरे ताव में, गुस्से में। अब फिर ये करते हैं प्रोटीन पे अटैक, ये रहा प्रोटीन।
क्या है, प्रोटीन रहा है ये। और फिर ये प्रोटीन पे जाके उसको तोड़ देते हैं, अच्छा वाला, पॉलीपेप्टाइड में। किसमें तोड़ देंगे, पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। ओके, वैसे इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, पर फिर भी 10वां क्वेश्चन, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होके बनता है पेप्सिन में, ठीक है, या फिर पेप्सिन की निष्क्रिय फॉर्म क्या कहलाती है, पेप्सिनोजन, ठीक है। ओके, 11वां क्वेश्चन, पेप्सिन हेल्प करता है किस चीज के डाइजेशन में, किस चीज के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। किस चीज के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में, ध्यान रखना, ठीक है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन किस में बदलने में कौन हेल्प करता है, ये 12वां क्वेश्चन, ठीक है। HCl हेल्प करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने में। ओके, उसके बाद HCl भी प्रोटीन पे अटैक करता है, देख रहे हो, दोनों संगत मिला लिए, अब तोड़ दिया बेचारे प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में। पहले अकेले थे, ठीक है, ये भी अकेले थे, ये तो निष्क्रिय पड़े थे, कुछ कर ही नहीं सकते, ये अकेले जाए नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेप्सिनोजन को भड़काया और पेप्सिनोजन को साथ में लिया, और दोनों ने, इधर से इन्होंने प्रोटीन पे अटैक किया, इधर से इन्होंने प्रोटीन पे अटैक किया, और दोनों ने प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में HCl ने, और पेप्सिन ने पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया, ठीक है। ये तो हो गया इसमें आपका मेन जो है प्रोटीन का डाइजेशन। उसके बाद देखते हैं पैराटाइज सेल से एक आता है इंस्ट्रिंसिक फैक्टर। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भाई साहब विटामिन B12 हिलते नहीं है, विटामिन B12 कहीं नहीं जाएंगे इनके बिना, और ये नहीं है तो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, ये इनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, ये किसी और के साथ मेल ही नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये विटामिन B12 हो गया, तो ऐसा नहीं होता, बस बता रहा हूँ। और ये हो गया इंट्रिंसिक भाई साहब, ये इंट्रिंसिक है, अच्छा शेप अलग ले लेते हैं थोड़ा सा, ये इंट्रिंसिक है। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ से चलेंगे, विटामिन B12 दिख गया इनको, अब ये यहाँ ऐसे आ जाएंगे, चिपक जाएंगे इससे, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता है ना, तो फिर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है 13, which helps in absorption and transportation of B12, विटामिन B12। तो वो कौन से हैं, वो है हमारा इंट्रिंसिक भाई, इंट्रिंसिक, ठीक है। अब आता है अगला, अब इसमें से दो हो गए, इसमें से दो हो गए ना, पैराइटल सेल से एक तो HCl आ गया, एक इंट्रिंसिक फैक्टर आ गया। अब चीफ सेल्स क्यों पीछे रहे, चीफ सेल से भी आता है, क्या आता है, ह्यूमन गैस्ट्रिक लाइपेज, ह्यूमन गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसको हम HGL भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका HGL, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये आता है चीफ सेल से, चीफ सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
चीफ सेल्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। अब आपके पास ऑप्शन होंगे 1 2 3 और 4। अगर इसमें दिया है HGL और पेप्सिनोजन, और इसमें दे देंगे A+B और इसमें दे देंगे नन। ठीक है, तो आंसर होगा 3, मतलब सी जो होगा। अब इसमें घुमाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन है HGL, सेकंड है मतलब ऑप्शन डी, उसमें A B करके आते हैं, तो ऑप्शन बी है पेप्सिन। ओके, अब ऑप्शन सी है A+B एंड ऑप्शन डी इज नन। इसको नन कह लो या फिर इसमें दे दे ऑप्शन ए ओनली। ओके, तो आप आंसर क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो 80% स्टूडेंट ऐसे केस में आंसर यही करके आते हैं, सी। आंसर सी करके आते हैं और वो सी हो जाता है। कुछ नहीं मिलने वाला, नेगेटिव मार्किंग में और चले जाओगे, 1/4 है, 1/2 या 1/4 जो भी होगी। अभी मैंने समझाया था पेप्सिन मिलता है HCl से, तब जाके वो पेप्सिन बनता है, उससे पहले वो होता है पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन ही सिक्रीट होता है चीफ सेल से, पेप्सिन नहीं होता है। तो ये आंसर नहीं है, ये कहीं से सिक्रीट नहीं होता है। अगर कभी आपको सेपरेटली पूछा जाता है कि पेप्सिन कौन सी सेल से सिक्रीट होता है, तब उसमें अगर चीफ सेल्स का ऑप्शन आता है तो आप कर सकते हो, या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा दिया होता है, ठीक है, म्यूकोसा दिया हो तो उसको आप टिक कर सकते हो। ओके, लेकिन इसमें जो है आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर होगा ए। सॉरी, इसको काट देते हैं, डी में मैंने नन ऑब्लिक ए कर दिया था, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा, सिर्फ नन, है ना। तो आंसर होगा ये ए, HGL ही सिक्रीट होता है चीफ सेल्स से। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएगा। ठीक है, पेप्सिन सिक्रीट नहीं होता है, पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है। पेप्सिनोजन है तो ही टिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। ओके, अब बहुत लंबा हो गया। अगेन कंफ्यूज मत होना, कोई अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वापस रिपीट करके देख लीजिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। और एक स्पेशल, मैं भले ही कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आंसर का एक स्पेशल सेशन लेके आऊँ। ठीक है, तो ये है HGL, ये क्या करेगा, ये फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, HGL आएगा चीफ सेल्स से, चीफ सेल्स से आएगा, और ये क्या करेगा, ये फैट को तोड़ देगा, फैटी एसिड्स और डाई और मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड्स में। ठीक है, तो ये तोड़ देगा। डिओडिनम में जाने से पहले ये हो गया, अब ये डाइजेशन हो गया, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, तो डिओडिनम में जाने से पहले, डिओडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, पाइलोरस स्फिंक्टर्स के थ्रू जुड़ा होता है स्टमक से, पाइलोरस स्फिंक्टर्स स्टमक से जुड़ा होता है। ठीक है, तो डिओडिनम में जाने से पहले 40% फैट का लिपोलाइसिस जो होता है, लिपोलाइसिस, अब ये लिपोलाइसिस क्या है, लिपोलाइसिस स्टमक में हो जाता है, कितने परसेंट का, 40% का, 40% फैट का। ठीक है,
अब देखते हैं लिपोलाइसिस। तो लिपोलाइसिस क्या होता है? लिपोलाइसिस होता है हाइड्रोलिक क्लीवेज, हिंदी में भी बताऊंगा मैं आपको। हाइड्रोलिक क्लीवेज ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स। ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं जो फैटी एसिड्स के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स इन ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और इससे फिर क्या बनता है, जिसके रिजल्ट्स इन generation of fatty acids and glycerol। लिपोलाइसिस कहते हैं हाइड्रोलिक क्लीवेज ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स इन ट्राइग्लिसराइड के बीच में जो ईस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनका हाइड्रोलिक क्लीवेज होता है। अब हाइड्रोलिक क्लीवेज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाइड्रोलिक क्लीवेज एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बॉन्ड को तोड़कर उसमें H मतलब हाइड्रोजन कैशन या फिर हाइड्रोजन एनायंस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो ट्राइग्लिसराइड्स के बीच में ईस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनको तोड़ दिया जाता है और उनमें एक हाइड्रोजन कैशन या फिर हाइड्रोजन एनायंस जोड़ दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड हाइड्रोलिक क्लीवेज ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स एंड द होल डेफिनेशन इज कॉल्ड लिपोलाइसिस। जब इनको तोड़ के इसमें हाइड्रोजन कैशन या हाइड्रोजन एनायन जोड़ा जाता है तो उसके रिजल्ट्स में क्या बनते हैं, फैटी एसिड बनते हैं और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है लिपोलाइसिस। क्या कहलाती है? लिपोलाइसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे फैट का डाइजेशन हो गया। अब देखते हैं खाना जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूरो रेगुलेटर्स हमने पहले भी पढ़े थे वो अभी हम दूसरा है जो न्यूरो रेगुलेटर्स इसमें काम आता है वो है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन काम आता है। अब ये क्या करता है, पहली बात तो ये स्टिमुलेट कैसे होता है, कौन सी चीज़ है जो इसको स्टिमुलेट करती है, तो वो है स्ट्रेस और अदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे अदर से ही लिख देते हैं हम, ठीक है। अब स्ट्रेस जैसे ही स्टमक ज़्यादा डिस्टेंडेड होता है, कायम पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो स्टमक का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, उससे स्ट्रेस होता है। तो एपिनेफ्रिन एक न्यूरो रेगुलेटर है जो कि स्टमक के सिक्रीटरी ग्लैंड्स पे काम करता है। सिक्रीटरी ग्लैंड्स, स्टमक के सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स, और जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे काम करता है। इंटेस्टाइनल मसल्स पे, इंटेस्टाइनल मसल्स पे काम करता है ये, ठीक है। इसका जनरली जो एक्शन होता है, इसका एक्शन क्या होता है, जनरली जो एक्शन होता है वो इनहिबिटरी होता है, इनहिबिटरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जनरली तो डिक्रीज करता है क्योंकि इनहिबिटरी एक्शन होता है, लेकिन कभी कभी ये इंक्रीज करता है किसको, स्फिंक्टर टोन को। स्फिंक्टर टोन जो होती है, अब ये यहाँ क्या काम करता है, जैसे ही कायम पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और वो इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार होता है तो नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है और वो जो पाइलोरस स्फिंक्टर्स है, पाइलोरस स्फिंक्टर्स जो हैं, स्फिंक्टर्स हैं, उनकी टोन को इंक्रीज़ करता है। टोन इंक्रीज़ होती है तो स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं और कायम को डिओडिनम में धकेल दिया जाता है, ठीक है।
ये होता है, डिओडिनम में धकेल दिया जाता है, वहाँ पे आगे की प्रोसेस शुरू होती है। इसमें कुछ हार्मोन भी इसका सपोर्ट करते हैं। हार्मोन कौन कौन से हैं, ठीक है, जो हार्मोन हैं वो अभी देख लेते हैं हम। हार्मोन्स, ठीक है। पहला है, एक हार्मोन है गैस्ट्रिन। कौन सा? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन है, ठीक है। ये स्टिमुलेट होता है, इसका प्रोडक्शन कब शुरू होता है? जब स्टमक डिस्टेंड हो जाता है। स्टमक डिस्टेंडेड, ठीक है, विद फूड। कायम की वजह से, कायम फल होने की वजह से ये डिस्टेंड हो जाता है, तो ये स्टिमुलेट होता है। और ये टारगेट किसको करता है? ये कहाँ काम करता है? ये करता है, इसका टारगेट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्वेश्चन बनाना सीखिए, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, हर एक वर्ड में क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बनाना सीखिए। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट किसकी वजह से होता है? ये गैस्ट्रिन हार्मोन का टारगेट कहाँ होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, ठीक है। ये किस किस पे काम करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पे कर दिया। अब ये मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड पे क्या करेगा? सिक्रीशन का। एंड दूसरा है मोटिलिटी पे क्या इफेक्ट करेगा? ये मोटिलिटी पे इफेक्ट करेगा, ये जो स्टमक की मोटिलिटी है, स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ा देगा, डिक्रीज कर देगा टाइम को, डिक्रीज्ड टाइम विच रिक्वायर्ड फॉर गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ स्टमक और गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ठीक है। और भी ये इंटेस्टाइन में भी काम करता है, जैसे इलियोसिकल वॉल्व जो होते हैं, इलियोसिकल वॉल्व स्फिंक्टर्स जो होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है, कॉलोन को एक्साइट करता है, एक्साइटेशन ऑफ कॉलोन, कि उसमें खाना आने वाला है अभी थोड़ी बहुत देर में, तो वो एक्साइट करता है, ठीक है। और कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स। इसका एक और नाम है, वो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या नाम है इस स्फिंक्टर्स का। एक और नाम है जो मैंने अभी भी इसमें पढ़ाया है, ठीक है, वो बताना कि इसका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर्स का और क्या नाम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सभी के प्रभाव से ये सब मिलकर काम करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे पाइलोरस स्फिंक्टर्स जो है, पाइलोरस स्फिंक्टर्स जो कि कहाँ पाया जाता है? डिओडिनम और स्टमक के बीच में, ठीक है। यहाँ पे पाइलोरस स्फिंक्टर्स पाया जाता है, ये ओपन होते हैं। और यहाँ पे जो इकट्ठा कायम है, चाइम भी बोलते हैं, जिसे चाइम प्रोनाउंस कर सकते हैं, कायम बोलते हैं। ये जो चाइम है वो डिओडिनम में डाल दिया जाता है, ठीक है, डिओडिनम में डाल दिया जाता है। अब काइम जो है वो डिओडिनम में आ गया है। अब यहाँ से आगे की फिजियोलॉजी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
ठीक है, तो अगले लेक्चर में देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, वो आपको उसका लिंक इसके आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये है पार्ट 1 ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट वही सेम चीज़ फिजियोलॉजी करेंगे, उसके साथ में क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।